वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 282 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जो स्टैटिक जीके वाली पोर्शन है अपना उस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 1 से लेकर 282 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और सारे के सारे प्रश्न इसमें होंगे ज्योग्राफी के, इंपॉर्टेंट है, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, मेनली वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है, यह एक विज्ञान है, इनमें से किसी एक की बात हो रही है, जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है। इसे डैश के रूप में जाना जाता है। खनिज विज्ञान, पेट्रोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जीवाश्मिकी। क्या आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में? यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है। इसे पेट्रोलॉजी के रूप में जाना जाता है। बी है इसका आंसर। देखिए, पेट्रोलॉजी भूविज्ञान की वह शाखा है जिसमें चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। पेट्रोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पेट्रोस जिसका अर्थ है चट्टान, लोगो जिसका अर्थ है विज्ञान। पेट्रोलॉजी में चट्टान के बारे में इन बातों का अध्ययन किया जाता है। किन बातों का? चट्टानों का खनिज विज्ञान, चट्टानों की संरचना, चट्टानों की बनावट, चट्टानों की उत्पत्ति, चट्टानों की घटना, चट्टानों का परिवर्तन और चट्टानों का अन्य चट्टानों के साथ संबंध है। और पेट्रोलॉजी के 3 उप विभाग हैं: आग्नेय पेट्रोलॉजी, कायांतरित पेट्रोलॉजी और अवसादित पेट्रोलॉजी। अवसादी पेट्रोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अवसादी शैलें, कायांतरित शैलें, आग्नेय शैलें, इनके एग्जाम्पल ही पूछ लिया जाता है ज्योग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा ही नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। और इसका उत्तर है सरगेसो सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कौन से महासागर में है ये भी पूछ लेता है। अटलांटिक में है सरगेसो सागर। यह पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के भीतर स्थित है। यह भूमि सीमा के बिना एकमात्र समुद्र है और इसकी विशेषता महासागरीय धाराओं की गति है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो सरगेसो सागर की पश्चिमी सीमा स्थापित करती है, जबकि समुद्र को उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा, पूरब में कनारी धारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखीय धारा द्वारा परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है, पूछ रहा है। मोजाम्बिक धारा, अगुलहास, क्यूरेशियो धारा, फॉकलैंड धारा। अब इनमें से कौन सी ठंडी गर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ठंडी और गर्म जलधाराएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर वो कौन कौन से महासागर की हैं वो अलग से प्रश्न है। तो मोजाम्बिक धारा जो है वो एक गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। अगुलहास एक गर्म जलधारा है हिंद महासागर की, यानी इंडियन ओशन की। प्रशांत महासागर की पूछ रहा है। क्यूरेशियो क्यूरेशियो एक ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, मोजाम्बिक धारा जो है वो एक हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। जो अगुलहास है हिंद महासागर की ऊर्जावान महासागरीय धारा है, यानी गर्म और तेज धारा है ये। क्यूरेशियो की बात करें तो उत्तरी प्रशांत महासागर की एक गर्म समुद्री धारा है, ठंडी, सॉरी ये भी ठीक है, गर्म समुद्री धारा है क्यूरेशियो भी। उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी नहीं है। जो चौथी वाली है वो ठंडी है। फॉकलैंड फॉकलैंड जिसको मालविनास धारा या फॉकलैंड द्वीप धारा के नाम से भी जाना जाता है, एक ठंडे पानी की धारा है। ठीक है, और अटलांटिक के तट के साथ साथ उत्तर की ओर रियो डी ला प्लाटा के मुहाने तक बहती है। तो अटलांटिक की हो गई फॉकलैंड, क्यूरेशियो हो गई उत्तरी प्रशांत महासागर यानी प्रशांत महासागर की, और ऊपर की दोनों अगुलहास और मोजाम्बिक हो गई हिंद महासागर की। ऊपर की तीनों गर्म है और चौथी वाली फॉकलैंड जो है वो ठंडी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? गोभी डेजर्ट तो मंगोलिया और चाइना, तो ये तो है एशिया में। रूब अल खली मरुस्थल ये भी एशिया में है। एशिया में है तो इसको राइट टिक लगाएंगे ना। अरब का मरुस्थल एशिया में है। कालाहारी डेजर्ट ये अफ्रीका महाद्वीप का है, तो यही नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए, कालाहारी मरुस्थल जो है यह अफ्रीका में एक बड़ा शुष्क और अर्ध शुष्क रेतीला क्षेत्र है, जो बोत्सवाना के अधिकांश भाग और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों को कवर करता है। अफ्रीका लिखा है ये, ठीक है।
यद्यपि यह अर्ध मरुस्थल है, लेकिन इसमें अच्छी बारिश के बाद उत्कृष्ट चरागाह के विशाल क्षेत्र हैं और यह वन्य जीवन से समृद्ध है। कालाहारी डेजर्ट कहने को डेजर्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी स्रोत देश से सही सुमेलित है? मैकेंजी रिवर, आमू दरिया रिवर, डार्लिंग रिवर, डेन्यूब रिवर। मरे और डार्लिंग नदियां तो ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं, इसके सामने टर्की लिखा है तो मिसमैच है ये। डेन्यूब रिवर इन जर्मनी, जर्मनी की नदी है तो रूस को हटा दीजिए। मैकेंजी रिवर इन कनाडा तो जर्मनी को हटा दीजिए। आमू दरिया के सामने तुर्कमेनिस्तान लिखा है तो यही करेक्ट होगा, बी है इसका आंसर। तो बी करेक्ट है। बात करें मैकेंजी नदी की तो मैकेंजी नदी है कनाडा की नदी और ये अपना जल विसर्जन करती है व्यूफोर्ड सागर में। व्यूफोर्ड सागर जो कि एक पार्ट है आर्कटिक महासागर का। आमू दरिया रिवर की बात करें, आक्सस नदी भी इसको कहते हैं। निकोलस रेंज पामीर पर्वत तुर्कमेनिस्तान से ये निकलती है और जल विसर्जन करती है अपना एरल सागर में। वही एरल सागर जो पिछले 20 वर्षों में सिकुड़ गया है पूरा। डार्लिंग नदी की बात करें तो डार्लिंग पूर्वी हाईलैंड का मध्य भाग, ऑस्ट्रेलिया की ये नदी है, ठीक है, यहाँ से निकलती है। और डार्लिंग नदी मरे नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो मरे डार्लिंग नदियाँ कहाँ की हो गई? ऑस्ट्रेलिया की। रिवर डेन्यूब की बात करें तो ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है जर्मनी से और काला सागर में जल विसर्जन करती है। मेनली सारे प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी के ही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यह एक गर्म शुष्क स्थानीय पवन है, इनमें से किसी एक की बात हो रही है, जो मुख्य रूप से सर्दियों से उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती है। इसे यह भी कहा जाता है डैश में क्या आएगा? बोरा, ब्रिकफील्डर, लेवेचे या चिनूक। तो कई बार प्रश्न बना इस पे भी, चिनूक पे। चिनूक है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्थानीय पवने बोरा है, ब्रिकफील्डर है, इनको पढ़ते चलिए। लेवेचे है और चिनूक है। चिनूक अपना आंसर है, चिनूक की बात करेंगे। चिनूक एक गर्म शुष्क हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? हिमाच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृतियां हैं और सर्क दीवारों के शीर्ष अपर्दन के माध्यम से हॉर्न का निर्माण होता है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी मोंट ब्लैक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हॉर्न के उदाहरण हैं। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। तो ये आकृतियां पर भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सी नदियों के द्वारा बनने वाली आकृति, हिमानियों के द्वारा बनने वाली आकृति, पवनों के द्वारा बनने वाली आकृति। तो सर्क हिमानियों के द्वारा बनने वाली आकृति। देखिए हिमाच्छादित पवनों में सर्क सबसे आम भू आकृतियां हैं। सर्क अक्सर हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं और संचित बर्फ पहाड़ की चोटियों से नीचे जाते समय इन सर्क को काटती है। जो संचित बर्फ होती है पहाड़ की चोटियों से नीचे जाते समय इन सर्क को काटती है। सर्क दीवारों के शीर्ष अपर्दन के माध्यम से हॉर्न का निर्माण होता है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वास्तव में शीर्ष अपर्दन सर्क के माध्यम से बने हॉर्न हैं। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया, दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। ठीक है, माउंट ब्लैंक ब्लांक अलग अलग किताबों में तो एक ही है वो। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं? ये कोल्ड करंट, वार्म करंट इंपॉर्टेंट है और इसके बाद में एक और थोड़ा टफ कर लेगा तो पूछ लेगा कि कौन से महासागर की, ये भी बता दो। फोकलैंड की धारा, बेगुएला धारा, ओयाशियो धारा, पछुआ पवन प्रवाह, कौन कौन सी इसमें ठंडी जलधाराएं हैं या ठंडी महासागरीय धाराएं हैं? बेगुएला तो है ठंडी, फोकलैंड की धारा भी ठंडी, पहला और तीसरा।
ओयाशियो भी तो ठंडी है, पछुआ पवन प्रवाह भी ठंडी है, सारी की सारी ठंडी। 1 2 3 4 डी है इसका आंसर। तो दुनिया की ठंडी जलधाराओं को देखें तो लेब्राडोर धारा ठंडी है, ओयाशियो धारा ठंडी है, बेगुएला धारा ठंडी, कनारी धारा ठंडी, हम्बोल्ट या पेरू ठंडी है, फॉकलैंड की धारा ठंडी है, पछुआ पवन प्रवाह ठंडी, सोमाली धारा भी ठंडी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है? इनमें से ओजोन परत के ऊपर, मान लीजिए पृथ्वी है, तो सबसे पहले है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद है ओजोन मंडल। ट्रोपोस्फियर के बाद है समताप मंडल। समताप मंडल के अंदर ही तो ओजोन परत है, तो इसको ओजोन मंडल भी बोल देते हैं। सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं इस क्षोभ मंडल में, हवाई जहाज उड़ते हैं इस समताप मंडल में। अब इसके ऊपर हो जाएगा मध्य मंडल, उसके बाहर बहिर्मंडल, ठीक है, या आयन मंडल फिर बहिर्मंडल, ऐसे कर लो। तो मध्य मंडल आना चाहिए यहाँ पर, बी है इसका आंसर। देखिए वायुमंडलीय परतों का सही आरोही क्रम, मतलब पृथ्वी से ऊपर की तरफ अगर जाएं तो क्षोभ मंडल सबसे पहला आएगा, उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर ताप मंडल या बहिर्मंडल सबसे बाद में, मतलब और बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इसी के अंदर ओजोन परत है, तो ओजोन के बाद मध्य मंडल हो गया, इंग्लिश में मीजोस्फियर, फिर ताप मंडल है आयन मंडल, फिर सबसे लास्ट में आ गया बहिर्मंडल या हेक्सोस्फियर। तो ओजोन परत समताप मंडल में ही मौजूद है, तो सही उत्तर मध्य मंडल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, गर्म महासागरीय धाराएं हैं? क्यूरेशियो धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, पेरू धारा। हम्बोल्ट या पेरू तो ऊपर बताई थी कि वो ठंडी जलधारा है, तो इसको तो हटा दो, जहाँ जहाँ दो है उसको हटा दीजिए, एक ही एलिमिनेट हुआ बस। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, क्यूरेशियो धारा भी गर्म है, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा भी गर्म है। 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो गर्म जल धाराओं की सूची, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, सोमाली धारा, ये गलती से हो गया, क्यूरेशियो धारा गर्म है, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा गर्म है, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा गर्म है, और फ्लोरिडा की धारा गर्म है, और अल नीनो धारा गर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्वी एशिया में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी स्थल रुद्ध देश है? लैंडलॉक्ड कंट्री बहुत हैं, जिस देश को दूसरे देश अपनी स्थलीय सीमा से घेरे होते हैं, कोई महासागर या सागर से उसकी तटीय सीमा नहीं लगती है। तो लाओस जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यहाँ पर सी है इसका आंसर। देखिए लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया और थाईलैंड, ये सारे चारों देश घेरे हुए हैं लाओस को चारों तरफ से। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिक गतिविधियों के लिए जानी जाती है? ये ग्रेट रिफ्ट वैली, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, मिस्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केन्या। तो केन्या को ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो विवर्तनिक प्लेट संरचना द्वारा निर्मित एक विशाल भौगोलिक घाटी है। यह घाटी झीलों, पहाड़ों और ज्वालामुखी गतिविधियों सहित विविध परिदृश्यों को प्रदर्शित करती है, तो विकल्प ए इसका आंसर हो गया। बाकी के जो ऑप्शंस में थे, दक्षिण अफ्रीका अपने विविध पारिस्थितिक तंत्रों के लिए जाना जाता है, नाइजीरिया की बात करें तो पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, और मिस्र जो है वो नील नदी और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, लेकिन ग्रेट रिफ्ट वैली प्रणाली का हिस्सा नहीं है ये तीनों, केवल केन्या है। तो केन्या आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस, कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है? ये स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है। वो क्रोमियम ही उसमें सबसे ज़्यादा होता है, बी है इसका आंसर। देखिए क्रोमियम अपने संक्षारण प्रतिरोधी गुणों के कारण स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण तत्व है।
इसका खनन आमतौर पर दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देशों में किया जाता है, तो विकल्प बी इसका आंसर हो गया। बॉक्साइट था ऑप्शंस में, एल्युमिनियम का स्रोत है। क्वार्ट्ज था ऑप्शंस में, एक सामान्य खनिज है। और जिप्सम था ऑप्शंस में, जिप्सम का उपयोग निर्माण सामग्री में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में है? दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, केन्या में नहीं है, बोत्सवाना में नहीं है, यह है तंजानिया में। सी है इसका आंसर। सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान तंजानिया में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान में चरगाह और जल की तलाश में 20 लाख जंगली जानवर और सैकड़ों हजारों चिकारा और जैबरा का वार्षिक प्रवास और उनके शिकारियों का वार्षिक प्रवास दुनिया में सबसे प्रभावशाली प्राकृतिक दृश्यों में से एक है, तो विकल्प सी इसका आंसर हो गया। अधिकतर जो दृश्य दिखाए जाते हैं टीवी में, ठीक है, वो अफ्रीका के इन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों से लिए जाते हैं जो डिस्कवरी चैनल पे दिखाए जा रहे हैं 10 सालों से, 15 सालों से। देखिए, इस पार्क की जैविक विविधता बहुत अधिक है, जिसमें कम से कम 4 विश्व स्तर पर संकटग्रस्त या लुप्तप्राय पशु प्रजातियां हैं। काला गेंडा, हाथी, जंगली कुत्ता और चीता। 15 प्रश्न डेट थे इसमें। 15वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करता है? कौन सा है? पाइरेनीज, काकेकास, आल्प्स या कारपेंथियस? काकेकस पर्वत, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, काकेकस पर्वत यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करता है, जो काला सागर और कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला में विविध परिदृश्य शामिल हैं, जैसे कि ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, हरी भरी घाटियां। काकेकस के पश्चिमी भाग में स्थित माउंट एल्ब्रुस जो है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, तो विकल्प सी करेक्ट हो गया। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी के। इसी तरह के प्रश्न स्टेट पीसीएस की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, एमपी का हो, बीपीएससी हो। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ आप परचेज कर सकते हो ये नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।